हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं सब बढ़िया ही होगा। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल किन बातों पे निर्भर करता है। द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के भी उत्क्रमानुपाती होता है। और हमने गुरुत्वाकर्षण बल के महत्व को जाना, इम्पोर्टेंस को जाना, और हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी पढ़ा। आज हम लोग जो मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी पढ़ेंगे। देखिए, हम इंग्लिश में लिखे हैं लेकिन आपको समझाएंगे हिंदी में, या अपने लिए हमने इंग्लिश में लिखा। देखिए, मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या होता है। मतलब कि ग्रेविटी के, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में किसी वस्तु के गति को हम लोग पढ़ेंगे, वही होता है। मतलब हम लोग का हेडिंग क्या है, गुरुत्वीय प्रभाव के अंतर्गत किसी भी वस्तु की गति, किसी वस्तु की गति गुरुत्वीय प्रभाव में कैसा होता है वो पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग पहले उसके पहले गुरुत्वीय त्वरण को समझ लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये जो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है ना, ये किसी वस्तु का पृथ्वी के सतह पर होता है जहां हम लोग रहते हैं। जैसे ये मान लो हमारा पृथ्वी है ना, तो हम लोग कहाँ रहते हैं, इसके एकदम जस्ट सरफेस पे रहते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी से दूर जाते जाएंगे ना, जैसे जैसे पृथ्वी से दूर जाएंगे वहाँ पे क्या होगा कि हमारा बल कम लगेगा। बल कम लगेगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। देखो, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो एक्सेलरेशन होता है उसे ही, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण होता है, उसी त्वरण को हम लोग क्या नाम देते हैं, गुरुत्वीय त्वरण नाम देते हैं। और वो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, बल ही पे तो डिपेंड करेगा। अरे बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होगा, तो जितना ज्यादा बल उतना ज्यादा त्वरण। अगर मान लो वस्तु बहुत ज़्यादा दूर है, ये सतह पे नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो वहाँ पे बल कम लगेगा तो त्वरण कम होगा। समझ में आ रहा है ना। जब पृथ्वी के अंदर जाते हैं ना, मान लो अगर हम यहाँ पे रहते हैं तो भी त्वरण कम लगता है। ये आगे पढ़ेंगे 11 में। ऐसा इसलिए होता है ना कि जब हम अंदर रहते हैं तो इसके अंदर जो द्रव्यमान होता है वही खींचता है, बाहर वाला द्रव्यमान थोड़ी खींचेगा, ये इसके अंदर वाला द्रव्यमान खींचेगा, तभी मतलब तब कम बल लगेगा। जब पृथ्वी से बहुत दूर जाएंगे तो दूरी बढ़ेगी तो बल कम होगा, तो उसकी वजह से गुरुत्वीय त्वरण कम होगा। और जब पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो भी गुरुत्वीय त्वरण कम होगा, क्योंकि उसके अंदर जब जाएंगे ना तो ये बाहर के जो द्रव्यमान है ये थोड़ी इसे खींचेंगे, सिर्फ ये वाला खींचेगा। इसके अंदर जो द्रव्यमान, मान लो हम यहाँ पे आ गए हैं तो इसके अंदर जो द्रव्यमान है ये यही तो खींचेगा तुम्हें केंद्र की तरफ, इसके इधर की तरफ, बाकी थोड़ी खींचेगा। तो मतलब तो भी गुरुत्वीय त्वरण कम होगा। अगर कोई पूछ दे गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो उसके सतह पर होता है। ठीक ना, कहाँ होता है, उसके सतह पर होता है, और सबसे ज़्यादा ध्रुव पर होता है। जैसे पृथ्वी है ना, ये थोड़ा सा और बढ़िया से समझाते हैं। जैसे ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, मान लो ये ऐसे रोटेट कर रही है, कैसे, ये ऐसे रोटेट कर रही है पृथ्वी, मतलब ऐसे घूम रही है, ऐसे हमारी पृथ्वी रोटेट कर रही है। जब ऐसे रोटेट करेगी ना, तो जो इधर और इधर पर होगा ना, ये गुरुत्वीय त्वरण कम होगा, और यहाँ पर जो होगा गुरुत्वीय त्वरण ज़्यादा होगा। क्यों, उसको समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर इसलिए ना कि देखिए ये जो दूरी है बहुत ज़्यादा, ये तो आगे पढ़ेंगे अभी। जैसे आप समझिए कि मतलब ये वाला वस्तु लगभग, ये वाला जो पॉइंट है पृथ्वी का वो घूमेगा ही नहीं, और ये वाला थोड़ा तेज घूमेगा, वो सबसे तेज ये घूमेगा, सबसे तेज ये घूमेगा। मान लीजिए हम थोड़ा सा फिर समझाते हैं एक बढ़िया से। जैसे मान लीजिए एक कोई एक्सिस है, ऐसे घुमा रहे हैं हम, एक 3 पत्थर बांध दिए इसमें, ऐसे ऐसे 3 पत्थर बांध दिए, तीनों दिख रहा होगा। तो आप जब इसको मान लीजिए तीनों पत्थर को ऐसे एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ बांध लिए, 3 पत्थर बांध दिया, और एक रस्सी से ऐसे घुमा रहे हैं तीनों पत्थर को, तो जब सबसे दूर वाला पत्थर होगा ना, बहुत तेजी से घूमेगा, उसका वेग बहुत ज़्यादा तेज होगा। जब उसका वेग ज़्यादा होगा ना, तो एक अभिकेंद्रीय बल होता है जिसकी दिशा बाहर की तरफ होती है, तो वो बाहर की तरफ बल लगेगा। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल अंदर की तरफ लगेगा, अभिकेंद्र बल बाहर की तरफ लगेगा, और इसका अभिकेंद्र बल ज़्यादा होगा। क्यों, अभी अभिकेंद्र बल कितना होता है क्या नहीं होता वो भूल जाओ, बस अभिकेंद्र बल समझो क्या होता है कि अगर कोई वस्तु घूम रही है और बहुत तेज घूम रही है तो बहुत ज़्यादा अभिकेंद्र बल लगेगा, और उसकी दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ लगेगी। समझ में आ रहा है ना, तो उसकी दिशा तो बाहर की तरफ ही लगेगी। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन अभी आपको नहीं पढ़ना तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये बल बाहर की तरफ लगेगा। अगर यहाँ पे कोई वस्तु रखी है तो गुरुत्वाकर्षण बल इधर की तरफ लगेगा, और ये अभिकेंद्र बल थोड़ा सा बाहर की तरफ लगेगा, तो जिसकी वजह से इस बल को वो कम कर देगा ना। अरे कोई वस्तु है, मान लो इधर भी खींच रहे हैं और थोड़ा सा बल से इधर खींचे, तो ये बल को कम किया कि नहीं किया, तो इसीलिए गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर कम होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। तो पृथ्वी पर पूछ दे कोई कि गुरुत्वीय त्वरण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो बोलेंगे कि पृथ्वी के ध्रुव पर सबसे ज़्यादा गुरुत्वीय त्वरण होता है। और कुछ सतह पर ऊंचा होता है कि ऊंचाई पर होता है कि पृथ्वी के अंदर होता है, तो बोलेंगे पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा गुरुत्वीय त्वरण होता है। सवाल, गुरुत्वीय त्वरण क्या है। अभी गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में वस्तु की गति पढ़ने से पहले गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है उसे समझते हैं। देखिए,
हमको ये जाहिर सी बात पता है कि जब हम किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं ना, जब किसी पत्थर को ऊपर फेंकेंगे तो होता है एक्चुअल में क्या है, देखिए जब किसी पत्थर को ऊपर फेंक रहा है मान लीजिए, तो होता है कि जब हमने फेंक दिया, बहुत तेज वेलोसिटी दे दिया, तो जैसे जैसे पत्थर ऊपर जाएगा, जैसे जैसे पत्थर ऊपर जाएगा उसका वेग निरंतर घटता जाता है। बहुत तेज स्पीड में फेंकें तो ये थोड़ी कि उतने ही स्पीड में चलता चला जाएगा, उतने ही स्पीड में चलता चला जाता तो पृथ्वी से बाहर चला जाता, वापस क्यों आता, मतलब वापस आता है तो उसका वेग निरंतर घटता जाता है। मान लो हमने 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी वस्तु को फेंक दिया ऊपर की तरफ, एक्चुअल में ये थोड़ी होगा कि वो अचानक से रुक जाएगा, ऐसे 20 गया और फास्ट गया और वहाँ पे रुक गया फिर वापस आ गया, ऐसा थोड़ी होता है। वो एक्चुअल में ऐसे होगा, देखो 20 मीटर प्रति सेकंड फेंके, फिर कुछ देरी बस 19 होगा, 18 होगा, 17 होगा, 16, ऐसे करते करते स्लो होते होते उसका वेग जो है स्लो होते होते 0 हो जाएगा, फिर वहाँ से वापस आना शुरू होगा। तो ये प्रोसेस होता है। और ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, इसको ऐसे पढ़ते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड, इसको ऐसे पढ़ेंगे, सेकंड स्क्वायर है ना तो प्रति सेकंड, त्वरण हम पढ़ा चुके हैं फिर भी बता रहे हैं, इसका मतलब होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। इसको समझाते हैं। देखो इसका मतलब होता है ना कि वस्तु का वेग जब ऊपर फेंकेंगे तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड जो है ना, हर सेकंड में, प्रति का मतलब ये नीचे वाले का हर सेकंड पढ़ो, ऊपर मीटर प्रति सेकंड ही पढ़ो, उसका वेग हर सेकंड 9.8 मीटर प्रति सेकंड कम हो जाएगा अगर ऊपर फेंकेंगे। अगर वही ऊपर से छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, उसका वेग हर सेकंड में 9.8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगा। थोड़ा और बढ़िया से समझते हैं, जैसे हम किसी वस्तु को ऊपर फेंक दिए ना, ऊपर फेंक दिए मान लो, अगर मान लो हमने उसको वेग 20 मीटर प्रति सेकंड दिया तो यहाँ पर कोई 19 होगा, फिर 18 होगा और फिर 17 होगा ना, ऐसे होगा ना, लेकिन वो 1 सेकंड बाद उसका वेग कितना कम हो जाएगा, 9.8 कम हो जाएगा, मतलब कितना बचेगा, 11.2 मीटर प्रति सेकंड बचेगा। मतलब ध्यान सुनना होगा क्या, जब हम 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी को फेंकेंगे ना, किसी पत्थर के ऊपर, इसे मान लो, तो ये जब फेंक दिए 20 मीटर प्रति सेकंड ठीक है, लेकिन जैसे ही 1 सेकंड हुआ ना तो उसका वेग कितना हो जाएगा, 11.2 मीटर प्रति सेकंड। फिर उसके अगले सेकंड क्या होगा, फिर से वो 9.8 घट जाएगा, मतलब हर सेकंड में उसका वेग कितना घटेगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड घटेगा। यही है इसका मतलब। अभी देखो त्वरण क्या है उसको हम बताने लग गए, यही 9.8 बस है और कोई मतलब नहीं है इसका। और वही काम उल्टा होगा, जैसे मान लो हम एक काम करते हैं, कोई वस्तु है यहाँ पर, हम इसको छोड़ दिए, अब छोड़ दिए तो ये गिरेगा, इसे फ्री फॉल कहते हैं, मुक्त पतन कहते हैं, पढ़ चुके हैं। जब ये गिरेगा ना तो इसका वेग हर सेकंड 9.8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ेगा। मतलब पहले तो वो रुका हुआ था, छोड़ दिए तो पहले तो रुका हुआ था, छोड़े अभी रुका था, लेकिन अब चलना शुरू हुआ तो धीरे धीरे वेग बढ़ेगा। 1 सेकंड होगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा सेकंड होगा तो क्या हो जाएगा, 19.6 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह तीसरा सेकंड में और वेग बढ़ता बढ़ता बहुत तेज हो जाएगा। मतलब जितना ऊपर से किसी वस्तु को छोड़ेंगे ना, वो जमीन पे आते उतना तेज मतलब स्पीड पकड़ लेगी। पता है आपको, जैसे ना बहुत अगर ऊंचाई से अगर एक कंचा होता है ना, गोली खेलेगी नहीं, एक कंचा को अगर बहुत ऊंचाई से छोड़ा जाए ना, तो अगर वो बहुत ऊंचाई से है तो मान लीजिए बहुत ऊंचाई से है, एरोप्लेन से ऊंचाई तक ले गया और छोड़ा गया, अगर वो उतना ऊंचाई से अगर आ रहा है ना, नीचे आते आते उसकी स्पीड बुलेट की स्पीड, मतलब बंदूक की गोली जितना स्पीड हो सकती है उसकी स्पीड, और अगर किसी के सर पे लगी तो मर भी सकता है, ठीक ना। तो मतलब कि जो ये त्वरण है ना, इसका मतलब होता है कि वेग में परिवर्तन, वेग को बढ़ाना या घटाना। किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो वेग घटेगा और नीचे फेंकेंगे तो वेग बढ़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। किसी वस्तु जब ऊपर जाती है तो उसका वेग घटता जाता है, ठीक है ना, और नीचे आती है तो वेग बढ़ता जाता है। अच्छा, एनसीईआरटी में आँख में कुछ पड़ गया, एनसीईआरटी में ना एक क्वेश्चन था मोशंस के चैप्टर पर, कि ऐसा क्वेश्चन था ना कि क्या कोई वस्तु पर लगने वाला त्वरण अशून्य हो जबकि उसका वेग शून्य हो। फिर से समझते हैं इसको कि देखिए, वेग जो है वो शून्य हो और त्वरण अशून्य हो। अशून्य मतलब शून्य ना हो। देखिए ये हो सकता है क्या किसी वस्तु में, मतलब कोई वस्तु चल नहीं रही हो लेकिन फिर भी उसमें त्वरण लग रहा है। त्वरण का मतलब वेग परिवर्तन कराने वाला कोई कारक है। त्वरण का मतलब एक तरह से बल भी होता है, बल है तभी तो त्वरण है, और त्वरण है इसका मतलब कुछ ना कुछ बल लग रहा है। अरे जब हम पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो नीचे की तरफ बल लगता है जो उसको त्वरण देता है, समझ में आ रहा है ना। तो यही चीज, तो क्या ऐसा कोई केस है जिस पर वस्तु रुकी हो लेकिन उस पर त्वरण लग रहा हो, तो वो केस क्या है, यही केस है जब हम पत्थर को ऊपर फेंकते हैं ना, तो ये जस्ट जैसे मान लीजिए हमने पत्थर को ऐसे ऊपर फेंक दिया, ऐसे फेंक दिया, ध्यान सुनिए, मान लो तिरछा नहीं सीधा ही फेंका, हम मान लो ऐसे सीधा फेंका, लेकिन थोड़ा सा बताने के लिए हम ऐसे दिखा दे रहे हैं। हमने कोई पत्थर है जिसको फेंका ऐसे, तो ये धीरे धीरे स्लो होते होते यहाँ तक पहुँचेगी, फिर आते आते बहुत फास्ट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। हमने कोई पत्थर को यहाँ से फेंका, ये स्लो होते 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 यहाँ तक पहुँचेगी, फिर फास्ट होते होते यहाँ से आएगी, ठीक है ना। हम इसी को थोड़ा ऐसे बनाते हैं, मान लीजिए पत्थर ऐसे फेंके, ऐसे हमने फेंका, तिरछा फेंका नहीं है, सीधा ही फेंका, लेकिन समझाते ऐसे हैं। मान लीजिए कोई पत्थर ऐसे गया, स्लो हुआ, फिर वापस आ गया। छोड़िए आप कहाँ समझने वाले हैं, ऐसे ही समझिए।
देखिए जब होता है ना, जैसे मान लीजिए हमने 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कोई वस्तु को फेंक दिया, तो ये जब ये अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगा ना, तो जब इस छोर पर पहुंचेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इसका वेग कुछ समय के लिए शून्य होगा। कुछ समय के लिए इसका वेग 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, कुछ समय के लिए, कुछ इंस्टेंट के लिए, मतलब छोटे से समय के लिए यहाँ पर उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे त्वरण लगेगा। आपको नहीं जानकारी तो सोचिए, पहले अगर कोई वस्तु को ऊपर फेंकेंगे ना, तो वो पहले तो ध्यान से सुनिए, वो पहले वेग स्लो होते होते रुकेगा, फिर वापस आएगा, यही होगा। ये अचानक नहीं जाएगा तो आएगा, जब वहाँ पे कुछ इंस्टेंट के लिए रुकेगा जरूर, तो वहाँ पे वेग शून्य होगा अगर रुका तो। अब बताइए अगर वेग शून्य हो गया, अब फिर से हमारे पास सुनिए, अगर किसी वस्तु का वेग शून्य हो गया तो वो शून्य ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बल नहीं लगाया गया। इसका मतलब कि अगर ये यहाँ पे शून्य हुआ था तो वो शून्य ही रहना चाहिए अगर बल नहीं लगता। इसका मतलब बल लग रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये वेग शून्य है लेकिन इस पर बल लग रहा है, और जब अगर बल लग रहा है तो त्वरण भी आएगा, क्योंकि त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब बल लग रहा है तो त्वरण भी आएगा, कुछ ना कुछ त्वरण होगा। इसका मतलब कोई भी वस्तु शून्य, देखो इसका वेग क्या है, शून्य, लेकिन त्वरण कुछ ना कुछ है। कैसे पता चला त्वरण है, कैसे कि क्योंकि यहाँ पे बल लग रहा है। और बल कैसे लग रहा है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम से। कोई वस्तु अगर शून्य रहे ना तो शून्य ही रहती। अरे जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो ऊपर जाके रुक थोड़ी जाती है, वापस आती है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो शून्य था तो शून्य नहीं रहा, बदल गया वेग। वेग बदला क्यों, क्योंकि उसमें बल लगा। न्यूटन की गति के प्रथम नियम में बोलते हैं कि अगर कोई वस्तु रुका है तो रुका ही रहेगा। समझ में आ रहा है ना, कोई वस्तु अगर रुका है तो रुका ही रहेगा तब तक कि जब तक बल न लगे। तो अगर ये वस्तु यहाँ रुका रहता, मतलब ज़्यादा है तो कुछ समय के लिए रुकता है ना, तो आता कैसे अगर बल नहीं लगता। तो इसको पृथ्वी खींची तभी तो, और खींची तो बल लगाएगी तो त्वरण आएगा। तो त्वरण कुछ ना कुछ रहेगा, अशून्य का मतलब कुछ ना कुछ होना, लेकिन बल शून्य है। ये एक स्पेशल केस है, ठीक है। चलिए अब हम एक देखिए सारी चीज़ हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इधर देखिए थोड़ा सा, पहले तो देखिए दो केस बनाते हैं। एक जब वस्तु ऊपर जाती है, जब वस्तु ऊपर जाती है तो क्या होता है, एक जब वस्तु नीचे आती है तो क्या होता है। जब वस्तु ऊपर जाती है तो, जब वस्तु नीचे आती है तो। देखिए एक चीज और याद रखिए कि न्यूटन के गति के 3 समीकरण होते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as। गति के 3 समीकरण होते हैं, याद है ना। अब ध्यान सुनिए, जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं ना, तो जो त्वरण होता है वो कितना होता है, माइनस जी होता है। ध्यान दीजिए, जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो पहले तो जो त्वरण होता है वही गुरुत्व त्वरण होता है, लेकिन माइनस क्यों लिखा, क्योंकि वेग घट रहा है, जिसे हम लोग मंदन कहते हैं। मंदन का मतलब ऋणात्मक त्वरण। अभी हम गति में पढ़ा चुके हैं, ठीक ना। फिर भी हम वीडियो को, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। लेकिन जो देखिए ध्यान से, जब हम वस्तु को ऊपर फेंकते हैं ना, तो ऊपर फेंकेंगे तो क्या होगा, उसका वेग धीरे धीरे घटेगा। घटेगा का मतलब उसके वेग में कमी आएगी, मतलब वेग बदलेगा, मतलब त्वरण है। और त्वरण कैसा है, अगर वेग घट रहा है तो मंदन है, जिसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। लेकिन अगर वस्तु नीचे आ रही है तो वेग बढ़ेगा, मतलब वेग को छोड़ रहे हैं तो धीरे धीरे तेज हो जाएगा, लेकिन वही ऊपर जा रहा है तो धीरे धीरे स्लो होगा। तो अगर तब त्वरण जी के बराबर होता है। इधर देखिए यहाँ पे गति के समीकरण क्या बनेंगे, देखिए v बराबर u प्लस ए टी होता है ना, तो एक जगह माइनस जी लिखेंगे। अगर वस्तु ऊपर जा रही है तो v की जगह क्या लिखेंगे, v बराबर u प्लस ए की जगह माइनस जी लिखेंगे, तो ये प्लस की जगह माइनस जी टी हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा चीज, हाँ, ये s बराबर क्या होता है, ये होता है यू टी। एस तो दूरी है ना, तो कोई वस्तु को जब ऊपर फेंकेंगे तो जो दूरी तय कितना होगा, वो तो ऊंचाई में होगा ना, तो उसे हाइट से दिखाते हैं। तो इसे हाइट से हम लोग दिखा देते हैं। अरे जो पहले देखिए, पहले देखिए एस तो एच बन जाएगा, ये ध्यान दीजिए। कोई वस्तु कितना ऊंचाई तक जाएगा वही तो दूरी बनेगा, तो दूरी यहाँ पे एस ना हो कि एच हो जाएगा। यू टी, ये देखिए प्लस हाफ ए होता है ना, तो एक जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस जी लिखेंगे। और ये टी स्क्वायर ना, तो देखिए माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या बनेगा यहाँ पे, माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। और ये क्या होगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। समझ रहा ना, s की जगह हमने h लिख दिया, a की जगह माइनस जी लिखेंगे तो ये प्लस माइनस बन जाएगा। ये गति के 3 समीकरण है जब कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है। अगर कोई वस्तु नीचे आ रही है तो क्या बनेगा, बस एक ही जगह जी लिख देना है। तो v बराबर u प्लस जी टी, ठीक है। h बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। इसको फटाक से नोट करिए, नोट करिए, हम लोग क्वेश्चन करते हैं।
बहुत जल्दी नोट करिए, वीडियो को रोकिए और नोट करिए, ठीक है। वीडियो रोक लिया, शाबाश। देखिए, हाँ ये तो हमने समझ लिया। दूसरी बात समझते हैं। अब हम लोग का अगला एक क्वेश्चंस करते हैं। पहले क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन ये है कि कोई वस्तु है, ठीक है, हम उसे ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। बोला है कि हमने उसे किस वेग से फेंकना है ये तुम डिसाइड करो, लेकिन इसे कम से कम 10 मीटर की ऊंचाई तक जाना चाहिए। मतलब हम इसको क्या वेग दें कि ये 10 मीटर की ऊंचाई तक जाए, ठीक ना। अच्छा एक चीज़ ध्यान सुनिए, मान लेते हैं कि ये हमने v वेग से फेंका। सवाल क्या है? देखो सवाल यही है कि हम एक पत्थर को, सवाल ये है कि हमने एक पत्थर को फेंकना है और उसको इस वेग से फेंकना है कि वो 10 मीटर की ऊंचाई तक जाए, ना ज़्यादा ना कम, 10 मीटर की ऊंचाई तक जाना चाहिए। तो क्या वेग देना चाहिए हमको किस वेग से फेंकना चाहिए, वही सवाल है। तो देखिए हमको कुछ नहीं करना है, पहले देखो एकदम बेसिक से करना है। पहले कितनी ऊंचाई तक जाना चाहिए, तो ये h मान लो, ठीक है। अच्छा उसका वेग किस वेग से फेंकना चाहिए वो v मान लो, और यही निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, उसका अंतिम वेग क्या होगा? सोचो अंतिम वेग क्या होगा। मतलब ये जब ये ऊंचाई तक जाएगा तो देखो वेग घटते 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 यहाँ रुकेगा कि नहीं कुछ समय के लिए। तो बस जाने में हमको पढ़ना है ना, अभी जान रहा है। तो अभी जाते समय जो 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचे अगर, तो वहाँ तक पहुंचेगा तो उसका वेग 0 होगा। तो ये u बराबर 0 हो जाएगा। मतलब सॉरी, हमने उसको प्रारंभिक वेग क्या दिया था, मान ले रहे हैं u, वो निकालना है, और अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना। हमको पता है g कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन कोई वस्तु ऊपर जाएगी तो क्या लगेगा, माइनस में लग जाएगा, ठीक ना। ये ध्यान दीजिएगा। हमको क्या निकालना है, किस वेग से, तो वही ना। देखिए 3 समीकरण होते हैं, v बराबर u, अच्छा ये माइनस अब नहीं लगाएंगे, अगर यहाँ पे लिख दिए तो ऐसे रहने दो। v बराबर माइनस जी टी होता है, h बराबर होता है u t प्लस माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर होता है, एक होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। यही 3 समीकरण होते हैं। तो तीनों में से कौन लगेगा कैसे पता चलेगा? गति के जो समीकरण को लगाना है ना, पहले देखो कौन सी वैल्यू निकालनी है हमको, किसकी निकालनी है, u, प्रारंभिक वेग निकालना है। तो u किसमें किसमें है, देखो u इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब तीनों लग सकते हैं ना। लेकिन अब देखो कैसे लगेंगे, जिस समीकरण को लगाना उसमें जो इसकी वैल्यू निकालनी है उसको छोड़ के बाकी सब पता होना चाहिए। जैसे मान लो हम इसको निकाल रहे हैं, तो v पता होना चाहिए, g पता होना चाहिए, t पता होना चाहिए। हमको पता है क्या, v तो पता है, ठीक है, g तो पता है, ठीक है, t पता है क्या, नहीं पता है। मतलब जाने में कितना समय लग रहा है, दिया ही नहीं, मतलब नहीं लगेगा। देखो इसमें भी t है तो मतलब ये भी नहीं लगेगा, यही लगेगा। अच्छा ये हर सवाल में अगर नहीं भी दिया है तो भी मान लेंगे कि g का मान इतना होता है। कभी कभी तो g का मान दे देता है ऐसे 10 दे देगा, लेकिन नहीं देगा तो हम 9.8 मान के चलेंगे। अगर दे दिया कि g का मान ये लगभग 10 भी होता है ना, देखो 9 है, लगभग 10 के बराबर मान लेते हैं लोग, ठीक। अच्छा देखिए इसको लगाते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर अरे माइनस 2gh, बस मान रखो ना। ये अंतिम वेग कितना है, 0 है, ठीक है। हमने अंतिम वेग 0 माना नहीं, जब कोई वस्तु ऊंचाई पर जाती है तो वहाँ पे कुछ समय के लिए रुकती है वो चीज़। और ये मान लो u कितना दिया है, u ही तो निकालना है। ये माइनस 2 गुणे 9.8 गुणे h का मान कितना है, 10, बस सब गुणा कर दो। ये 0, ये 9.8 का 10 में गुणा करेंगे तो 98 हो जाएगा। फिर ये u माइनस 196 हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 196 बराबर u। अच्छा तो u बराबर कितना आ जाएगा, करड़ी में 196, इसका मान कितना आएगा, प्लस माइनस 14, तो प्लस वाला आंसर सही होगा। यानी कि 14 मीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी u का मान आ गया, u का मान कितना आ गया, 14 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि किसी वस्तु को 14 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकेंगे ना तब वो 10 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा। अगर यही सवाल पूछ देता कितना समय लगेगा ये बताइए, तो हम ये समीकरण लगा देते, टाइम निकालना है। तो चलो लगाओ, v बराबर u माइनस जी टी। देखो हमको u निकालना ही पड़ता है, u निकालने के लिए यही लगाना पड़ता है। अब u निकल गया तो कोई लगा दो, टाइम निकल जाएगा, कोई इन तीनों में से कोई भी लगा दो, टाइम निकल जाएगा। ये आसान है तो इसे लगा रहे हैं। अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग 14 अभी आया है, माइनस 9.8 इंटू टी, तो बस कुछ नहीं, इसको कर कोई इधर कर दो, प्लस आ जाएगा 9 t बराबर 14/9.8। इसको काट उठ लेना, जो भी काट दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड में आ जाएगा, मान लो जो भी कुछ आ गया 1.5 सेकंड के आसपास आएगा, 1.5 सेकंड आ जाएगा मान लो। तो किसी वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक फेंकना है तो कम से कम कितना वेग देना चाहिए, 14 मीटर प्रति सेकंड, और उसको जाने में कितना समय लगेगा, लगभग 1.5 सेकंड लग सकता है, ठीक ना। हाँ ये इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को, ये एग्जाम्पल से एनसीईआरटी की बुक का, इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। हाँ वीडियो रोक करके नोट करिए, शाबाश। हाँ ठीक।
मिटाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला हम लोग द्रव्यमान और भार क्या होता है। देखिए द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है, दोनों दो अलग चीज। देखिए द्रव्यमान जड़त्व के माप को ही कहते हैं, जड़त्व की माप को ही द्रव्यमान कहते हैं। और भार किसे कहते हैं, ये एक प्रकार का बल होता है। देखिए द्रव्यमान क्या होता है, फिर से समझाते हैं। कोई वस्तु में कितना जड़त्व है, जड़त्व का मतलब अपने कोई भी वस्तु अपनी जिस स्थिति में है उस स्थिति में बने रहने के लिए वो कितना बल लगा सकता है, मतलब स्थिति में कितना रहने के लिए वो इच्छुक है, वो उसका जड़त्व। अभी समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक मार्कर है हमारे पास और एक मान लो कोई छोटा सा और ऑब्जेक्ट है, ठीक ना। मार्कर है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे समझाते हैं। एक इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये रुका है, ये रुका है। किसको चलाने के लिए ज़्यादा बल लगेगा, इसको चलाने के लिए ज़्यादा बल लगेगा क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा है। द्रव्यमान क्या होता है समझ में नहीं आ रहा होगा। इसको चलाने के लिए ज़्यादा बल लगेगा, मतलब किस, ये दोनों की स्थिति देख लो विरामावस्था में है, ठीक ना। और स्थिति में हमको परिवर्तन करना है, मतलब अगर रुके हैं तो चलाना है, या फिर चल रहे हैं तो मान लो रोकना है, जो भी स्थिति है उसको बदलना है। तो बदलने के लिए किसमें ज़्यादा हमको मतलब किसका जड़त्व तो ज़्यादा होगा, जड़त्व तो उसी का ज़्यादा होगा जो एक तरह से हैवी होगा। समझ में आ रहा है ना जड़त्व तो क्या होता है, मतलब कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का जितना ज़्यादा विरोध करेगा कि हम नहीं यहाँ से हिलना चाहते हैं, मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं, कोई भारी वस्तु खड़ा है तो वो सोचेगा कि हम यहाँ से हिले ही ना, हिलने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब उसके पास ज़्यादा जड़त्व है। तो अगर जिसके पास ज़्यादा जड़त्व होगा ना, बोलेंगे उसके पास ज़्यादा द्रव्यमान है। बस द्रव्यमान यही से समझना है, द्रव्यमान कुछ होता नहीं है, द्रव्यमान बस ये बताता है कि वो वस्तु, मतलब जितना ज़्यादा किसी वस्तु के पास जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा वो उतना ज़्यादा अपने स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध कर पाएगा, मतलब अपनी स्थिति में बना रहेगा। मतलब अगर कोई, और द्रव्यमान को किस में नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं, ध्यान दीजिएगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, किलोग्राम, ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है। मान लीजिए कोई 10 किलोग्राम का वस्तु है और कोई मान लीजिए 5 किलोग्राम का वस्तु है, तो आप बताइए, आपसे हम पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से अगर मान लो 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो किसके चलने की प्रायिकता ज़्यादा है, इसके, मतलब एक कम विरोध कर रहा है, ये अपने जड़त्व इसका कम है, इसका जड़त्व कम है, इसीलिए इसके द्रव्यमान कम है, ठीक है। तो जड़त्व को ही द्रव्यमान कहते हैं और कुछ है नहीं। तो द्रव्यमान हम आशा करते समझ गए होंगे। और द्रव्यमान को किससे नापते हैं, द्रव्यमान को हम लोग नापते हैं किलोग्राम में। अब दूसरा बात है भार। भार को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेट, VEIGHT, और द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं, याद रहे, MASS। अब भार क्या होता है, देखिए भार होता क्या है, चाहे पृथ्वी पर चंद्रमा पर सबका भार अलग होता है। भार एक प्रकार का बल है, भार क्या है, एक प्रकार का बल है जिस बल से पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। भार एक प्रकार का बल है और ये वो बल है जिस बल से, ये मतलब भार एक प्रकार का बल है जिस बल से पृथ्वी अपनी ओर उस वस्तु को खींचती है। बीच में लिख दो उस वस्तु को, उस वस्तु को अपनी ओर खींचती है, उसे ही भार कहते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए हमारी अर्थ है, कोई वस्तु है, तो इस वस्तु को पृथ्वी किस बल से अपनी तरफ खींचेगी, वो बल ही भार होता है। पहले चीज तो देखो, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और भार का मात्रक क्या होगा, भार तो एक प्रकार का बल है ना, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो भार का भी मात्रक वही होगा, ठीक ना। ये इंक खत्म हो गया लग रहा है। भार का भी मात्रक क्या होगा, न्यूटन, यानी EWTON, जिसे हम लोग N से भी दिखाते हैं, ठीक है ना, कैपिटल N से। भार का भी मात्रक न्यूटन होगा क्योंकि उसे हम लोग किसे दिखाते हैं, मतलब बल, भार का भी मात्रक न्यूटन ही होगा क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, और भार भी तो एक प्रकार का बल ही है। अब दूसरी बात, हम लोग किसी वस्तु का भार निकालेंगे कैसे, कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है जो अर्थ पर रखी हुई है, तो अगर इस पर बल निकालना है तो बल बराबर क्या होता है, बताइए। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यही ना होता है। ध्यान सुनिए, अगर भार को मान लो हमने W से दिखा रहे हैं, तो
किसी वस्तु का भार क्या होगा, भार एक प्रकार का बल है जिस बल से पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। तो मान लो भार जो है उसे W से दिखा रहे हैं, वेट मतलब W से दिखा रहे हैं, तो वो एक प्रकार का बल है। और ये बल कौन है, ये वही बल है जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। तो अगर वो बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण लिखें तो पृथ्वी का त्वरण क्या होता है, जिस त्वरण से वो अपनी तरफ खींचती है, तो वो तो G होता है ना, तो ये G के बराबर होगा। यानी कि भार बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होगा, M × G होगा। किसी वस्तु का भार क्या होगा, M × G, मतलब भार एक प्रकार का बल है, ठीक ना। अगर कोई वस्तु पूछे कि इसका भार कितना है, देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 5 किलोग्राम, तो पूछ दिया इसका भार बताइए। तो देखिए ये भार नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये भार नहीं, भार तो बल होता है, ये तो द्रव्यमान है 5 किलोग्राम। तो भार निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे, W बराबर M × G। तो M का मान कितना है, 5 किलोग्राम, G का मान कितना है, ये G का मान 9.8 होता है। तो ये गुणा करेंगे, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, ये 49 न्यूटन आ जाएगा। मतलब 49 न्यूटन का भार होगा इस वस्तु का। जब कोई 5 किलोग्राम की वस्तु है तो उसका भार कितना होगा, 49 न्यूटन का होगा, ठीक ना। इसी के साथ हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। इसको पूरा नोट करिए, वीडियो को रोक करके। हाँ, वीडियो रोक लिया, ठीक है। तो हम लेक्चर को समाप्त करते हैं और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। टाटा, बाय बाय।